A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि कार चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नजर रखने के लिए होता है, वह होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उत्तल दर्पण। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कार चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नजर रखने के लिए होता है, वह होता है उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार पहले भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR3D1 4s2 है। आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे उपस्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार सॉल्व कराया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता वो चैनल पर जाएंगे, 2021 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा केमिस्ट्री की, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सभी वीडियोस मिल जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए एक तत्व यहां पे बताया गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पे दिया गया है। तो देखिए इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हेल्प से हम क्या करेंगे, तत्व का परमाणु क्रमांक पता कर लेंगे और फिर हमें यह भी पता चल जाएगा कि यह तत्व है कौन सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे AR लिखा है, AR से मतलब हमारा ऑर्गन से होता है। ठीक है, तो AR इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 18। फिर इसके बाद 3D1, एक इलेक्ट्रॉन है तो +1, फिर इसके बाद यहाँ पे 4s2 लिखा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2, 18 1 19 और 2 21। हमें यहाँ पे जो तत्व था उसका परमाणु क्रमांक पता चल चुका है। परमाणु क्रमांक 21 किसका होता है, परमाणु क्रमांक 21 होता है स्कैंडियम का। स्कैंडियम का ही एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो स्कैंडियम को हम शॉर्ट में Sc से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी का एटॉमिक नंबर होता है 21। देखिए मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके समझा देता हूं, अभी आपको ये AR जो लिखा है इसका मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपको मिलेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर इसके बाद यहां पे आएगा 3p6, फिर 4s2। पहले इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20। यानी अब हमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि एटॉमिक नंबर यहां पे 21 है ना। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 3D1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम क्रम से लिखेंगे। क्रम से लिखेंगे तो 3D1 पहले, 4s2 बाद में चला जाएगा। तो 3D1 को हम यहां पे लिख देते, ये 3D1 ये लिख दिया, फिर इसके बाद 4s2 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए
स्कैंडियम के पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है? आप पेरियोडिक टेबल में चेक कर लीजिएगा, स्कैंडियम से पहले कौन सी अक्रिय गैस यानी कौन सी इनर्ट गैस आती है? मैं यहां पे अक्रिय गैस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो स्कैंडियम के ठीक पहले जो अक्रिय गैस आती है वो होती है ऑर्गन। ऑर्गन को हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्गन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 18 होता है। ठीक है, अगर आप ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर इसके बाद 3p6। इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, यानी 1s2 से लेकर के 3p6 तक ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है? ऑर्गन का लिखा है। यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? पूरे की जगह इसकी जगह हम लिख सकते हैं AR, ऐसे आता है AR। फिर इसके बाद यहां पे 3d1, फिर इसके बाद यहां पे दिया है 4s2। तो ऐसे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ था। आई होप आप समझ गए होंगे ये AR का मतलब क्या होता है। तो इसीलिए यहां पे ये देखिए, ये किसका लिखा हुआ है, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है? ये लिखा हुआ है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। इसीलिए AR, इसकी जगह मैंने क्या लिखा था? 18। फिर इसके बाद ये देखिए 3d1 था, एक जोड़ा 19 और फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 21 हो गए। ठीक है, तो 21 हो गया स्कैंडियम का। फिर पूछा गया कि आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे उपस्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? आवर्त सारणी में स्कैंडियम के ठीक नीचे कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो वो होता है यट्रियम। क्या होता है? मैं लिख के आपको यहां पे बता देता हूं, यट्रियम होता है। आप चेक कर लीजिएगा पेरियोडिक टेबल में। और यट्रियम को हम शॉर्ट में Y से रिप्रेजेंट करते हैं और यट्रियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 39 यानी 39। कहां पे दिया हुआ है? ये दिया है ऑप्शन बी में। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक एक लाइन मैंने आपको समझा दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। यहां पे आपको एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया था। इसकी हेल्प से सबसे पहले हमने क्या किया? तत्व का यहां पे परमाणु क्रमांक पता किया। परमाणु क्रमांक 21 हमें मिला। किसका होता है? स्कैंडियम का होता है। फिर पूछा गया था कि आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे पूछा गया है, न दाएं पूछा गया, न बाएं, न ऊपर, ठीक नीचे पूछा गया है। तो आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे उपस्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो आप पेरियोडिक टेबल में चेक कर लीजिएगा, स्कैंडियम के नीचे आपको ठीक लिखा हुआ मिलेगा यट्रियम। शॉर्ट में Y से रिप्रेजेंट करते हैं और यट्रियम का एटॉमिक नंबर 39 होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो एक एक स्टेप मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना नहीं आता तो चैनल पे जाकर चेक कर लीजिएगा, वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि दो वस्तुओं के ताप में 45 फ़ारेनहाइट का अंतर है। देखिए यहाँ पे F लिखा है, इससे मतलब क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट से हो जाएगा। तो दो वस्तुओं के ताप में 45 फ़ारेनहाइट का अंतर है। सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। बस यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं इनको चेंज कर दिया जाता है। तो ये टोटली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं। फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे डेल्टा C अपॉन में 5 इज इक्वल टू डेल्टा F अपॉन में 9। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेल्टा F अपॉन में 9। इसी फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा गया कि सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर होगा, यानी हमें यहां पे डेल्टा C की वैल्यू को निकालना। तो डेल्टा C को हम ले आएंगे आगे। तो डेल्टा C इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? यहां पे डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा F इंटू 5 और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में यहां पे 9 आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा C की वैल्यू को निकालना था, इसको हम आगे ले आए। फिर डेल्टा F
इंटू 5 हो गया और ये 9 अपॉन में आपका यहाँ पे रहेगा ही, तो ये आपका हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में डेल्टा एफ की वैल्यू दी गई है जो कि 45 फ़ारेनहाइट ये हमें दी गई है, तो डेल्टा एफ की जगह हम क्या रखेंगे, 45 को रख देंगे, इंटू 5 आपका यहाँ पे फॉर्मूले में ही है और अपॉन 9 भी आपका यहाँ पे फॉर्मूले में है, तो ये 9 1 जा 9 हो जाएगा, ये 9 5 जा 45 हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 25 और किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर होगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने यहां पे सिर्फ ऑप्शंस में चेंज किया है, क्वेश्चन आपका सेम यही पूछा गया था आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते। देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फॉर्मूले को अच्छे से लर्न नहीं करते, इसीलिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो फॉर्मूले को भी आपको अच्छे से याद करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ था जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था गैसीय नियम वाला। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक धातु के सिलेंडर में गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 4 वायुमंडल है, 54 डिग्री सेल्सियस पर दाब वायुमंडल के पदों में होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, हमें यहाँ पे पता है। देखिए लिखा कि एक धातु के सिलेंडर में गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 4 वायुमंडल। देखिए ये P1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, P1। देखिए दाब है, दाब को इंग्लिश में हम प्रेशर बोलते हैं, तो इसीलिए P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो P1 की वैल्यू 4 वायुमंडल हमें दी गई है। P1 क्यों लिखा अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस पर ये किसकी वैल्यू दी गई, ये हमें यहाँ पे ताप दिया हुआ है, ठीक है। T1 की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी गई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे T1 की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस दी गई है। अभी इसको हम चेंज करेंगे किसमें, केल्विन में चेंज करेंगे, तभी हमारा एक क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है 54 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये भी यहाँ पे ताप हमें दिया है, ये T2 की वैल्यू हमें दी हुई है, ध्यान रखिएगा। ये तापमान हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, जो 27 डिग्री सेल्सियस ये T1 की वैल्यू और जो 54 डिग्री सेल्सियस दी है ये T2 की वैल्यू हो जाएगी। तो 54 डिग्री सेल्सियस पर दाब वायुमंडल के पदों में होगा, तो हमें यहाँ पे दाब P2 की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो 4 वायुमंडल दिया था इसको P1 लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका हमें सबसे पहले पता क्या है, P1 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, P1 की वैल्यू जो हमें दी हुई है ये है 4 वायुमंडल, ठीक है, 4 वायुमंडल, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर इसके बाद T1 की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये T1 की वैल्यू जो है ये क्या है, 27 और डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे, तो प्लस 273 कर देंगे और K यहां पे लिख देंगे। अब 27 और 273 को आप लोग ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, ऐड करने पर आपको मिलेगा 300 केल्विन। ये अब T1 की वैल्यू हो जाएगी। फिर इसके बाद T2 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, T2 की वैल्यू जो हमें दी गई है ये 54 डिग्री सेल्सियस दी गई है ना, तो यहाँ पे 54 डिग्री सेल्सियस और प्लस 273 के, यानी केल्विन में हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब 54 और 273 को ऐड कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 327 और केल्विन में ये। और हमें यहाँ पे देखिए P2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू को, P2 की वैल्यू को, क्योंकि पूछा है ना कि 54 डिग्री सेल्सियस पर दाब वायुमंडल के पदों में होगा, यही हमें यहाँ पे निकालना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, दाब तापमान नियम, यानी दाब तापमान नियम से क्या होता है, P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन में T2,
ये मैंने आपको गैसीय नियम वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। अब इसी पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो देखिए P1 की वैल्यू 4 वायुमंडल हमें पता है, P2 की वैल्यू को निकालना है तो 4/P2 हो जाएगा, इज इक्वल टू T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू हमने केल्विन में चेंज की तो 300, ठीक है, और अपॉन में हमें क्या मिलेगा, देखिए T2 की वैल्यू जब हमने यहाँ पे केल्विन में चेंज की तो हमें मिला 327, ठीक है। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना, जो 4/P2 इज इक्वल टू 300 और अपॉन में 327 यानी 327 दिया है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, आगे मैं लिख देता हूं यहां पे, तो हमें क्या मिला था 4/P2 इज इक्वल टू 300 और अपॉन में मिला था 327। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम, P2 की वैल्यू को निकालना है, हम P2 को ले आएंगे आगे। जब P2 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 327 इंटू 4, ठीक है। देखिए P2 इसको निकालना था, इसी की वैल्यू को निकालना है, आगे ले आए 327 इंटू 4 हो जाएगा और अपॉन में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 4.36 और वायुमंडल में आएगा, ठीक है, 4.36 वायुमंडल, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या 4.36 वायुमंडल कहीं ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 4.01 दिया है, नहीं होगा क्योंकि 4.36 आया है हमारा, और 3.67 ये होगा नहीं, और 8.4 ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, बस आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कैसे करना है, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे आते, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरी बार आज मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, चैप्टर मैंने आपको गैसीय नियम वाला पहले ही पढ़ा दिया, आपको बस अपना रिवीजन करना है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 4.36 वायुमंडल ऑप्शन में था नहीं, तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया है, और इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक स्पेशल ट्रिक भी बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था। अगर आप उस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो मात्र आप 10 से 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आप बेसिक मेथड यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी और आपका आंसर भी गलत हो सकता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि एक पनडुब्बी पर एक सोनार युक्ति लगी है, यह युक्ति एक संकेत भेजती है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड बाद ग्रहण करती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3620 मीटर हो तो ध्वनि की चाल होगी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, और 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया है, ट्रिक बताई थी, फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था। चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया जिस चैप्टर से ये क्वेश्चन आपका है, और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करने वाले, सीधे सीधे मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। हम यहाँ पे यूज करेंगे v इज इक्वल टू 2d अपॉन में t। बस इसी फॉर्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकेंड या फिर 15 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक पनडुब्बी पर एक सोनार युक्ति लगी है, यह युक्ति एक संकेत भेजती है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकेंड के बाद, यानी टी की वैल्यू जो हमें यहाँ पे दी गई है वो दी गई है 5 सेकेंड, लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर इसके बाद 5 सेकेंड के बाद ग्रहण करती है यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3620 मीटर हो, यानी डिस्टेंस कितनी दी है, डी की वैल्यू जो हमें दी गई है वो हमें दी गई है 3620 मीटर, ये मैंने यहां पे लिख दी। फिर हमसे पूछा गया तो ध्वनि की चाल होगी, यानी v की वैल्यू को हमें यहां पे निकालना है, ठीक है, यही तो निकालना है। तो v इज इक्वल टू 2d अपॉन में t। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू 2 तो आपका फॉर्मूले में है, d की वैल्यू क्या है 3620 ये रख दिया, और अपॉन में t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू आपकी है 5 सेकेंड, ठीक है, यही तो दिया हुआ है 5 सेकेंड, यही तो दिया, तो 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये 5 1 5 हो जाएगा,
ये 5 7 जा 35 हो जाएगा, एक इधर जाएगा तो ये 12 यानी 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा तो ये 20 यानी 5 4 जा 20 यानी 724 और मल्टीप्लाई किसमें करवाएंगे 2 में, केवल 2 ही बचा हुआ है, यहाँ तो हमने कैंसिल ही कर दिया। तो 724 इंटू 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1448 और मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया ध्वनि की चाल होगी तो मीटर पर सेकेंड में ही आएगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। क्योंकि देखिए जो आपकी डिस्टेंस थी वो किस में थी 3620 मीटर में थी ना, ठीक है, और यहाँ पे जो समय आपका था 5 सेकेंड तो ये सेकेंड में था, तो किस में आएगा मीटर पर सेकेंड, इसी में तो आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1448 मीटर पर सेकेंड, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कहां पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन सी में। तो कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू 2d अपॉन में t। जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ था वहां पे मैंने आपको बताया था, सरल लोलक वाला चैप्टर, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, तो वहां पे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ था डिटेल में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो बेसिक मेथड भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा, और फॉर्मूला यूज करेंगे तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से भाप अंगार गैस का सूत्र है। ये क्वेश्चन इससे पहले मैंने आपको करीब 5 से 6 बार कराया हुआ है, और जब मैंने आपको ईंधन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे थ्योरी पार्ट में भी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर भाप अंगार गैस का सूत्र क्या होता है, तो होता है CO प्लस H2 होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो भाप अंगार गैस है इसको हम जल गैस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, किस नाम से, जल गैस के नाम से भी जानते हैं। और मैं आपको बता दूं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जल गैस का सूत्र क्या होता है। तो जल गैस बोलिए चाहे भाप अंगार गैस बोलिए, बात एक ही होगी। भाप अंगार गैस को ही जल गैस और जल गैस को ही भाप अंगार गैस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जा सकता है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल गैस का सूत्र क्या होगा, आपका आंसर यही होगा CO प्लस H2। आपसे यह पूछा जा सकता है कि भाप अंगार गैस का सूत्र क्या होगा, CO प्लस H2 ही होगा। और जल गैस तो पूछा जा चुका है, तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि भाप अंगार गैस का सूत्र क्या होगा, तो सेम यही होगा CO प्लस H2। तो देखिए ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही तो हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए CO प्लस N2 ये हो नहीं सकता। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे CO2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 ना लिखा होता CO प्लस H2 होता तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे CO2 प्लस H2 है तो ये भी नहीं हो सकता है। और ऑप्शन सी आपका दिया है C प्लस H2O, ये तो होगा ही नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जल गैस बोलिए चाहे भाप अंगार गैस बोलिए, बात एक ही है, फॉर्मूला इसका होता है CO प्लस H2। CO से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 से मतलब हाइड्रोजन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसीलिए मैं आपको इन टाइप के क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एंट्रेंस एग्जाम में। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इस टाइप के आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक विद्युत हीटर 210 वोल्ट की आपूर्ति पर 420 वाट ऊर्जा लेता है। यदि इसे 420 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 10 घंटे चलाया जाए तो व्यय होने वाली ऊर्जा होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे पता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि एक विद्युत हीटर 210 वोल्ट की आपूर्ति पर, यानी V की वैल्यू जो हमें दी गई है वो दी गई है 210 वोल्ट। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया 210 वोल्ट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद दिया है 420 वाट ऊर्जा लेता है। ऊर्जा लेता है इसका मतलब
P की वैल्यू जो हमें दी गई है वो कितनी दी गई है 420 और वॉट, ठीक है, ये हमें दी हुई है। अब हम यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। जब तक R की वैल्यू हमारी नहीं निकलेगी तब तक ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। तो हमें यहां पे हीटर के तार का प्रतिरोध पता तो है नहीं, तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि माना हीटर के तार का प्रतिरोध क्या है, वो R ओम है, ये मैंने यहां पे मान लिया। तो बेसिक फॉर्मूला हमारा होता क्या, बेसिक फॉर्मूला हमारा होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R। क्योंकि हमें यहां पे R की वैल्यू को निकालना है तो R को हम ले आएंगे आगे, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, बेसिक फॉर्मूले की मदद से हमारा ये आया हुआ है। तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर P अपॉन में P, ये इसको मैं आगे लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर और अपॉन में P हो जाएगा। तो देखिए V की वैल्यू 210 वोल्ट है, यहां पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 210 इंटू 210 और अपॉन में आपका क्या होगा P है, तो P की वैल्यू 420 यहां पे है, ठीक है। तो देखिए 210 1 210 होता है और 210 2 420 होता है। अब देखिए यहां पे ये 2 1 2 हो जाएगा, ये 2 10 20 हो जाएगा, एक इधर जाएगा ये 10, यानी 2 5 10 यानी 105 ओम। ये हमने R की वैल्यू को निकाल लिया, यानी R की जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली, ये मिली 105 ओम। तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूं और ऊपर मैं यहाँ पे R की वैल्यू को लिख दे रहा हूं जो हमें मिली हुई है 105 ओम, ये मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे कंडीशन दी है, यदि इसे 420 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 10 घंटे चलाया जाए तो वह होने वाली ऊर्जा होगी। 420 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 420 वोल्ट पर, ठीक है, 420 वोल्ट पर अब हम यहां पे शक्ति को निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, शक्ति निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, P इज इक्वल टू V स्क्वायर और अपॉन में R। अब V की वैल्यू जो हमारी यहां पे होगी वो 420 होगी, 420 वोल्ट ये यहां पे होगी, ध्यान रखिएगा क्योंकि कंडीशन साफ साफ लिखी है, यदि इसे 420 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर, ठीक है। तो V की वैल्यू अब क्या होगी 420, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आगे सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल टू, देखिए V की जगह क्या रखेंगे 420 स्क्वायर है, तो यहां पे देखिए 420 इंटू 420 दो बार हमें यहाँ पे करना होगा और अपॉन में R की वैल्यू को इसीलिए निकाला था, ठीक है, यहाँ पे हमें पुट करना है। तो R की वैल्यू 105 ओम अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई पहले, तो यहाँ पे क्या करेंगे 105, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 105 105 होता है और 105 420 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 420 है और इंटू 4 है, यानी 4 की मल्टीप्लाई हमें किस में करवानी है, 420 में करवानी है। तो जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मिलेगा 1680। ये किसकी वैल्यू मिली है, ये P की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, तो P की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1680। और किस में आई है, ये वॉट में आई है क्योंकि हम यहाँ पे शक्ति निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो P की वैल्यू को भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है। P की वैल्यू हमें क्या मिली, P की वैल्यू हमें मिली 1680 और किस में, वॉट में, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। हमसे पूछा गया है यदि इसे 420 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 10 घंटे चलाया जाए तो व्यय होने वाली ऊर्जा होगी। तो देखिए हम लिखेंगे व्यय ऊर्जा, ठीक है, व्यय ऊर्जा बराबर हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वॉट गुणे घंटा और अपॉन में फॉर्मूले में होता है 1000, ध्यान रखिएगा। तो देखिए वॉट, जो P की वैल्यू हमने निकाली है 1680 वॉट, वॉट की जगह इसी को रखेंगे, तो 1680 ये, और गुणे घंटा, घंटा देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 10 घंटे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इंटू 10 कर देंगे,
ठीक है, इंटू 10 करेंगे और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा 1000, ये आपके फॉर्मूले में होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी को आप सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 16.8 किलोवाट और घंटा, किलोवाट घंटा, ये मैंने यहां पे साइड में लिख दिया है। तो 16.8 किलोवाट घंटा ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16.8 किलोवाट घंटा यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए केवल और केवल प्रैक्टिस ही काम आती है। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाएंगे। देखिए, मुझे आपको ये क्वेश्चन समझाना था, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं 1 मिनट से भी कम में कर देता, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए एक एक स्टेप मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि फेल्सपार किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए दिया है पोटेशियम का, ऑप्शन बी सोडियम का, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम का और ऑप्शन डी दिया है बी व सी दोनों का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान रखिएगा। तो फेल्सपार किस धातु का अयस्क है, तो मैं आपको बता दूं फेल्सपार यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सोडियम का भी है और एल्यूमिनियम का भी है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि फेल्सपार केवल सोडियम का होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो फेल्सपार है ये सोडियम का भी होता है और एल्यूमिनियम का भी होता है, दोनों का होता है, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। कैसे होता है, देखिए, अगर आप फेल्सपार के फॉर्मूले को लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पे फेल्सपार का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, लिखेंगे तो आपको मिलेगा Na3AlSi3O8। अब देखिए, फॉर्मूले में Na आ रहा है, Na से मतलब सोडियम से होता है। ठीक है, अब फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे Al से मतलब किससे होता है, एल्यूमिनियम से होता है। एल्यूमिनियम को ही हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप यही से पता लगा सकते हैं। तो देखिए, जो फेल्सपार है ये सोडियम का भी अयस्क होता है और एल्यूमिनियम का भी होता है। आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। बुक में एल्यूमिनियम का जब आप अयस्क चेक करेंगे तो वहां पे आपको फेल्सपार नहीं दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो फेल्सपार है ये एल्यूमिनियम का भी अयस्क होता है। फॉर्मूले में देख लीजिए Al साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, और सोडियम का तो होता ही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, बी व सी दोनों का। यानी फेल्सपार किस धातु का अयस्क है, बी व सी दोनों का, क्योंकि सोडियम का भी और एल्यूमिनियम का भी। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूं डिफरेंट टाइप से। जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हर एक प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, एक अयस्क होता है, उसका नाम आपने सुना होगा फ्लोरस्पार। क्या होता है, फ्लोरस्पार होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं फ्लोरस्पार और फेल्सपार में। देखिए, जो फ्लोरस्पार होता है ये किसका होता है, ये कैल्शियम का होता है, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरस्पार ये कैल्शियम का अयस्क होता है, और अगर आपसे फ्लोरस्पार का फॉर्मूला पूछा जाए तो CaF2 होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, फ्लोरस्पार अलग और फेल्सपार अलग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरिहंत की बुक में ये क्वेश्चन नहीं दिया गया, लेकिन अदर बुक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि धुंध के मौसम में फोटोग्राफी करने के लिए प्रयोग होने वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार पहले भी करवाया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि धुंध के मौसम में फोटोग्राफी करने के लिए प्रयोग होने वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवरक्त विकिरण तरंगे, यानी धुंध के मौसम में फोटोग्राफी करने के लिए प्रयोग होने वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं अवरक्त विकिरण तरंगे। अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अरिहंत के बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, अदर बुक में है, ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरी बुक से ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि कार्बनिक यौगिकों में हैलोजनों का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको 2 से 3 बार या फिर इससे ज्यादा बार भी करवाया हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, केरियस विधि, यानी केरियस मेथड, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कार्बनिक यौगिकों में हैलोजनों का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है केरियस विधि द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस थे, कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, और ये सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, जो खासकर मैंने आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करवाए हुए हैं। तो सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।